हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है प्रकाश के अपवर्तन का, छोटे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैंने पहले पार्ट में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को समझाया था, 1 से 15 सीरियल नंबर में। अब हम लोग 15 से शुरू करेंगे 30 तक। क्लियर है इस वीडियो में? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 15 नंबर को भी लेते हैं। देखिए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? मतलब दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए हम बात करें तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आंसर समतल दर्पण पे ही होता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? दर्पण जो रहेगा वो अवतल दर्पण रहेगा। अवतल दर्पण का गुण क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल ही हजामत बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो बड़ी बनती है। जो भी इमेज रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा। क्या है? बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का अवतल दर्पण किस वस्तु का, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, बोल रहा है अवतल दर्पण है, और वो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनी है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ी बनी है। ठीक है, बड़ा बना है, सीधा बना है, ये बताया जा रहा है, अवतल दर्पण है। लेकिन अवतल दर्पण के किस जगह पर, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, ताकि वो सीधा, आभासी और बड़ा बनाए वस्तु को? तो देखिए, इसका आंसर है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। कहाँ पर? ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो उसका आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया अवतल। अब इसका ये हो गया प्रधान अक्ष, ये है एफ, और ये है फोकस, मतलब केंद्र। ठीक है, ये है फोकल लेंथ। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है? यहाँ देखिए पी है, ठीक है, ध्रुव, जिसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि फोकस एफ और ये पी, इसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ठीक है, ये है दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके बीच, ध्रुव और फोकस के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बनाएं। कैसे बताएं? तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। यहाँ क्या बोल रहा है? जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या सीखा था कि ये आभासी, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। याद रखने का है, कोई भी अवतल दर्पण है और उसके फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव यहाँ पे होता है, इस केंद्र को ध्रुव बोलते हैं, इसके बीच कोई सी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये देखिए, ये पीछे साइड है। ठीक है, पीछे बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे है। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन, जो अपवर्तन होता है ना, उसका कारण क्या है? तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होना, मतलब विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये अपवर्तन क्या है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट जो होता है ना, वो लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है कब? जब वो एक माध्यम से होकर गुजरे। ठीक है, कोई भी एक माध्यम। अब ये माध्यम क्या है? तो देखिए, माध्यम है, प्रकाश जो होगा पानी से भी होकर गुजर सकता है, कांच से भी होकर गुजर सकता है, ठीक है, हवा
जहाँ नहीं रहेगा वहाँ भी होकर गुजर सकता है, ठीक है। मिट्टी के तेल में से भी होकर गुजर सकता है। तो प्रकाश बहुत सारी जगह से गुजर सकता है। ये जो बहुत सारी जगह है ना, वही माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जाता है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कब सीधी रेखा में गमन करती है? जब वो एक माध्यम में जाए। जैसे कि हवा में प्रकाश यदि जा रहा है या फिर निर्वात में प्रकाश जा रहा है, तो केवल वो निर्वात में ही जाए। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो हवा में चल रहा था और अचानक वो ऑब्जेक्ट को पानी में रख दिया गया, जैसे मान लेते हैं पानी है, तो देखते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दिखता है पानी में डालते हुए, तो वो पानी के अंदर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, बेंड हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण ये है कि प्रकाश का जो स्पीड है ना, अलग अलग होता है अलग अलग माध्यम में। हवा में प्रकाश का वेग अलग होगा, पानी में प्रकाश का वेग अलग होगा, कांच में प्रकाश का वेग अलग होगा। जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। यही रीजन है प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्लियर है? अभिलंब से दूर हटता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वायुमंडल, जो वायुमंडल है ना, वो वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही स्टार जो है ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश जो तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, तो उसके कारण ही प्रकाश, वायुमंडल के कारण ही प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो होती है ना क्षमता, उसकी एसआई मात्रक जो होती है ना, वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा ऋणात्मक, किसकी ऋणात्मक होती है? क्या बोल रहा है? किस लेंस, ठीक है, लेंस जो होती है ना, उसकी क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक कब होती है? तो देखिए, अभी सारी लेंस की क्षमता जो होती है ना धनात्मक होती है। अभी सारी लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, और अब सारी लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? तो बोला जा रहा है किस लेंस की क्षमता धनात्मक और किसकी ऋणात्मक होती है? तो धनात्मक होती है अभी सारी लेंस की, और अब सारी लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्या होती है? तो देखिए 2 होती है लेंस की। यहाँ पे दर्पण नहीं है दोस्तों, यहाँ लेंस है, ठीक है। लेंस की कितनी होती है वक्रता त्रिज्या? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु को कहाँ रखे, बोला है किसी वस्तु को, सॉरी यहाँ का लिखा है किसी वस्तु को कहाँ रखे कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु की वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखे जाए। बोल रहा है फोकस दूरी जो होती है ना एफ, उससे डबल दूरी पर रखेंगे यदि हम लोग उत्तल लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो है ना ऑब्जेक्ट उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को फोकस दूरी से डबल दूरी पर रखेंगे, दुगनी दूरी पर रखेंगे, तभी उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा कब बनता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है, तभी वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, यहाँ गोली दर्पण और यहाँ बोल रहा है पतले लेंस, गोली लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरियाँ -1.5 सेंटीमीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर है। तब दोनों क्या है? तो देखिए दोनों अवतल है। ऋणात्मक जब होगा किसी भी फोकस जो दूरी जो होगी ना, वो ऋणात्मक होती है। कब होती है? तो वो होती है गोले दर्पण और पतले लेंस दोनों में फोकस दूरी जो होगी ऋणात्मक होती है, वो होती है अवतल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो 2 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब अपतन कोण 30 डिग्री हो तो
तो परावर्तन कोण कितना होगा। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए याद रखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री होता तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो याद रखना है, आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जिसके छोटे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यदि अच्छा थोड़ा भी लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने सजेशन को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।